हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू करेंगे आज की क्लास। आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन गेन्स। इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले बता दूं आपको कि हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है एसएससी के बच्चों के लिए, सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए, एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। एसएससी चैंपियन नाम से बैच उपलब्ध है, जहां पर आपको प्रतिदिन एक क्लास शाम को 7 बजे मिल रही है। अभी तक संभवतः आपको 4 क्लासेस मिल गई होंगी, ठीक है। संडे ऑफ रहता है, संडे को क्लास नहीं मिलती है, वो रिवीजन के लिए रखा गया है। बाकी हर दिन 7 बजे क्लास मिलेगी। 1 घंटे से ज़्यादा का ड्यूरेशन है सभी का, 1.25 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे का ड्यूरेशन के वीडियोस मिलेंगे आपको पर डे। सबका पीडीएफ आपको मिलेगा अच्छे से, है ना। और बहुत धीरे धीरे 0 लेवल से एडवांस्ड लेवल तक पढ़ाया गया है। मुझे लगता है एक बार आप इस कोर्स में अगर जुड़ जाएंगे तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां तक कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के परीक्षाओं का सवाल है। अगर किसी भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कोर्स आपने ज्वाइन किया तो कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको होगी नहीं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में मुझे जो जोड़ने थे क्वेश्चंस और कॉमन एरर्स, माफ़ी चाहता हूँ आज मैं नहीं जोड़ पाया हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है ज़्यादा, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए क्लास आपके लिए है। और एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर चाहें तो एक जो लाइव टेस्ट होता है टेस्ट बुक का और ओली बोर्ड का, आप बताना मुझे कमेंट में। ये आपके कमेंट्स आएंगे और आप अग्री होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इस कहानी को। एक टेस्ट आपको सैटरडे को मिल रहा है, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं टेस्ट सैटरडे को हमारे बच्चों का, हमारे इंस्टीट्यूशन इंग्लिश एक्सपर्ट में। और एक टेस्ट जो सैटरडे को लाइव होता है ओली बोर्ड पर या वीकली लाइव होता है टेक्स्ट बुक पर, आप चाहें तो उनमें से किसी का सॉल्यूशन भी और मैं डाल सकता हूं। तो वो सॉल्यूशन अगर आप चाहें लाइव क्लास का, मतलब लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन, तो आपको वो मिल जाएगा। तो आप बताना आपकी इस विषय में क्या राय है। अगर आप चाहते हैं तो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं सर आप वाला पेपर ही बहुत हैवी आता है, इतना ही समय मिलता है, तो कोई खास बात नहीं, फिर हमारा चल ही रहा है, बताना मेरे को, है ना। आज के एडिटोरियल में क्या क्या चर्चाएं हैं, तो ये एडिटोरियल जो है ये बताएगा भाई, ये भारत के इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात है। ये भारत का सुधरता हुआ जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, भारत के निर्यात के क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस सुधर रही है, निर्यात में भारत ठीक काम कर रहा है, उसके बारे में है। एंड द नीड टू मेक एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, और ये बात करेंगे कि आवश्यकता है कि एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए पूरे विश्व भर में। इसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिएगा, पढ़ते हैं इसको विस्तार से, क्या कुछ कहना चाह रहा है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन गेन्स का मतलब क्या होता है। गेन्स का मतलब होता है लाभ और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो लिखेंगे आप विविधता, विविधता, और गेन्स जो शब्द है इसका मतलब है लाभ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है संबंधित, ये एक प्रेपोजिशन के अर्थ सेंस में है। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है जोर देना किसी चीज पर, हाईलाइट करना। डिसरप्शन का मतलब है व्यवधान। तो ये कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स का मतलब ऐसे लाभ जो विविधता पर आधारित हैं। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स है ना, विविधताओं के लाभ है। किसको लेकर है? इंडिया एंड इट्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, भारत और भारत के एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा, इसको लेकर एडिटोरियल डिस्कस हम करेंगे। भारत और भारत के क्या, भारत और भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। अब देखिएगा, इंडिया नीड्स टू इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। भारत को जरूरत है, किसकी जरूरत है? इंप्रूव करने की। क्या इंप्रूव करने की? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को। किस संबंध में? कॉस्ट एंड क्वालिटी के संबंध में। लागत कीमत जो है और गुणवत्ता जो है, इस संबंध में एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को इंप्रूव करने की जरूरत है। जिस क्वालिटी का माल दूसरे देशों के पास है, उस तरह की क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी देने की जरूरत है। जिस कीमत पर दूसरे देश सामान बेचते हैं, उस तरह की कीमत पर या उससे कम सामान बेचने की जरूरत है, यह कहना चाह रहा है, ठीक है।
अब देखिएगा क्या कहना, आगे क्या कहना चाह रहा है इस स्लाइड में। ये कह रहा है इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन अप्रैल 2026 हैज बीन कमेंडेबल। भारत की जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है अप्रैल 2026 में ये कमेंडेबल रही है, प्रशंसनीय रही है। अंडरस्कोरिंग द अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट, इस चीज को ध्यान देते हुए या इस चीज पर जोर देते हुए कि गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, कि गवर्नमेंट और जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उसके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसको देखते हुए, प्रयास किस चीज के हैं, डाइवर्सिफाई करने के, विविधता लाने के, किस समय, संकट के समय। डिस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस, अब ये कह रहा है कि बहुत सारे व्यापार में व्यवधान आए, उसके बावजूद मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो वस्तुओं का मर्चेंडाइज होता है, वस्तुएं जिनको हम बेचते खरीदते हैं, उन वस्तुओं को हम बोलते हैं, है ना। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया लगभग 14% अप्रैल 2026 में, और ये कहां पहुंच गया, $43.6 बिलियन पर। सम ऑफ दिस एज इवन द कॉमर्स सेक्रेटरी हैज एक्नॉलेज्ड, और इसमें से जो कुछ है, जैसा कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने, वाणिज्य सचिव ने स्वीकार किया है, इसमें से कुछ जो है वो किस कारण से है, ओवरऑल राइज इन प्राइसेस, टोटल जो राइज हुआ है प्राइसेस में, टोटल जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण ऐसा है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, भारत की जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है यहां तक सब्जेक्ट है भाई। इसमें अप्रैल 2026 में ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये टाइम बता रहा है। ये परफॉर्मेंस जो है रही है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है। कमेंडेबल ये एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद जो लगता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत की जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है अप्रैल 2026 में वो प्रशंसनीय रही है। किसको देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस चीज पर जोर देते हुए ये जो प्रयास किए गए हैं सरकार और इंडस्ट्री के द्वारा, प्रयास किस चीज का, डाइवर्सिफाई करने का, किस समय, टाइम्स ऑफ क्राइसिस, संकट के समय। डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है ना। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट के साथ में हम ओव नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। डेस्पाइट के साथ कभी भी ओव नहीं लगता। अगर आप ओव लगाने का शौक रखते हैं तो आप लगाइए ओव इन स्पाइट के साथ में। इन स्पाइट में ओव लगता है, डेस्पाइट में ओव नहीं लगता है। अब ये कह रहा है किसके बावजूद, डेस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस, भिन्न व्यापार व्यवधानों के बावजूद। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, मर्चेंडाइज जो निर्यात है वो बढ़ा, कितना बढ़ा, लगभग इतना। अप्रैल 2026 में ये एडवर्ब हो गया और कहां पहुंच गया, इतने बिलियन डॉलर पहुंच गया। ये टू बताता है डेस्टिनेशन कि यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ। सम जो है यहां प्रोनाउन है, सम के बाद अगर नाउन हो तो ये होता है डिटर्मिनर, और सम के बाद कुछ भी नहीं, नाउन नहीं हो तो ये कहलाता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। तो यहां पे अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, यहां पे किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए। इसमें से कुछ, जैसा कि एज यहां कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। ये सब्जेक्ट है कॉमर्स सेक्रेटरी, ये वर्ब है। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना, जैसा कि यहां तक कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी स्वीकार किया है। इवन का प्रयोग हम स्ट्रेस डालने के लिए करते हैं कि यहां तक कि ऐसा भी हुआ है, तो यहां तक कि जैसा कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी स्वीकार किया है कि इसमें से कुछ जो है, सम की वर्ब है इज, वो है किस कारण से, ड्यू टू मतलब के कारण, ओवरऑल का मतलब टोटल होता है, किस कारण से है, टोटल राइज इन प्राइसेस के कारण है, कीमतों में जो कुल बढ़ोतरी है उस कारण से ऐसा है। बात समझ में आ गई। दूसरे स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड के वर्ड्स देख लो। पहला शब्द है पाथवेज, इसका मतलब है मार्ग, और एक है वाइटल, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण। तो ज्यादा कोई वर्ड्स इसमें है नहीं, महत्वपूर्ण। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो इस स्लाइड में कहना चाह रहा है अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर हैज बीन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। दूसरा एक बहुत बड़ा कारक जो है वो रहा है कि बढ़ोतरी हुई है संख्या में। किसकी संख्या में, बाजारों की संख्या में। कौन से बाजार, जिसको भारतीय एक्सपोर्टर सर्व करते हैं, जिन बाजारों में भारतीय एक्सपोर्टर्स अपना माल भेजते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एटलीस्ट 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स, कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो हैं उन्होंने ऐड किए हैं 17 या उससे ज़्यादा नई डेस्टिनेशंस पिछले साल। उदाहरण के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नाउ एक्सपोर्टेड। अब हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं, हाथ से बनाए जो उत्पाद हैं, वो अब एक्सपोर्ट किए जाते हैं 29 ज़्यादा कंट्रीज में। किसकी तुलना में, 24-25 के तुलना में। द एडिशनल एक्सपोर्ट्स 10 जनरेटेड आर स्टिल स्मॉल। तो ये कह रहा है कि अतिरिक्त जो एक्सपोर्ट है
है ना, इस प्रकार से जो जनरेट किया जाता है वो अभी भी एक्सपोर्ट्स कम हैं। बट एस्टेब्लिशिंग दीज पाथवेज, लेकिन इस प्रकार के मार्ग, इस चैनल आप बना रहे हो, ये महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है, बड़ी प्रोग्रेस है। अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर सब्जेक्ट है, जिसमें ये फैक्टर नाउन है, सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, अनदर जो है वो डिटर्मिनर है। तो एक और महत्वपूर्ण जो फैक्टर है हैज बीन, वो रहा है क्या, इंक्रीज। इंक्रीज किस में, नंबर ऑफ मार्केट्स में। कौन से मार्केट्स, वो मार्केट्स जो सर्व किए जाते हैं, विच आर सर्व्ड, ये रिड्यूस्ड क्लॉज है, छोटा कर दिया है इसको, वो मार्केट जिनको सर्व किया जाता है इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब ये कह रहा है गवर्नमेंट डेटा के अनुसार कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं जिन्होंने ऐड किया है ना, क्या ऐड किया है, 17 या उससे ज्यादा नई डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशन का वैसे मंजिल होता है, यहां डेस्टिनेशन का मतलब है जिन बाजारों में सामान बेचा जाता है। ठीक है, तो कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स जो हैं उन्होंने 17 या उससे ज्यादा नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया है पिछले साल में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के स्थान पर आप इंस्टेंस भी लिख सकते हो, ये भी उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है और ये एडवर्ब है। नाउ हमेशा एडवर्ब होता है, टाइम बताता है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो कह रहे हैं उदाहरण के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब कहाँ किए जाते हैं, 29 ज्यादा देशों में। किसकी तुलना में, डिग्री कंपैरेटिव के साथ देन लगता है 2024-25 की तुलना में। एडिशनल एक्सपोर्ट्स जो हैं, अतिरिक्त जो निर्यात हैं, इस प्रकार से जो जनरेट किए जाते हैं, वो निर्यात, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इस स्टिल का मतलब है इवन नाउ। ठीक है, तो ये जो कह रहा है अतिरिक्त जो निर्यात है इस प्रकार से जो जनरेट किए जाते हैं वो अभी भी छोटा है आंकड़ा, लेकिन इस प्रकार के पाथवेज को एस्टेब्लिश करना, इस प्रकार के चैनल्स को एस्टेब्लिश करना, ये जो चीज है एस्टेब्लिशिंग, ये सब्जेक्ट है। और याद रखना जब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट हो तो उसका नाम होता है जेरेंड। जब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। तो लेकिन इस प्रकार के पाथवेज को एस्टेब्लिश करना, पाथवेज नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज। तो इस प्रकार के चैनल्स को स्थापित करना जो है वो क्या है, ये वर्ब है, वाइटल, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस नाउन है। ठीक है, बड़ी प्रोग्रेस है। अगले स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स है। इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब होता है जो सामान के उत्पादन करने के लिए, है ना, जो इंजीनियर करने के लिए गुड्स को यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। जैसे कि मशीनरी, मशीन जो है उससे आप सामान उत्पादन करते हो, उसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड मेटल प्रोडक्ट्स या फिर बनाए गए मेटल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी कहलाते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। रिजिलियंस का मतलब होता है कठोरता, टफनेस, स्ट्रेंथ। देखो, द डेटा ऑल्सो शो, ये डेटा जो है वो ये दिखाता है दैट सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, कि भारत के जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनमें से अनेक सेक्टर्स जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये सारे। ठीक है, ये सारे जो हैं, तो कह रहा डेटा दिखाते हैं कि कई सारे भारत के जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो एक्सपोर्टेड, उन्होंने एक्सपोर्ट किया ज़्यादा अप्रैल 2026 में, किसकी तुलना में, पिछले साल अप्रैल की तुलना में। दिस सजेस्ट, ये दिखाता है रिजिलियंस इन दीज सप्लाई चेन्स, इन सप्लाई चेन्स में थोड़ा मजबूती आई है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस, और नई सप्लाई चेन्स बनी है, ये दिखाता है। द डेटा सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ये हमेशा ऑल्सो आपको जनरली मैनवर्ब से पहले मिलता है, ये मैनवर्ब है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये डेटा दिखाता है। डेटा आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। डेटा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है आजकल की इंग्लिश के अकॉर्डिंग। वरना डेटम जो हुआ करता था, मैंने डेट लिख दिया, इसको डेटा लिखना, वरना डेटम हुआ करता था एक वचन, डेटा हुआ करता था बहुवचन। आजकल दोनों में एक वचन बहुवचन में डेटा ही यूज करते हैं। तो डेटा दिखाते हैं कि कई सारे जो भारत के महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, सेवरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सेवरल, कई, क्या, इंडिया के की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, की का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो कई सारे जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, है ना, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक के सेक्टर्स, इन्होंने सेवरल, सेवरल भी प्रोनाउन है यहाँ पे,
क्योंकि मेरे भाई इसके बाद में नाउन नहीं है। अगर नाउन इसके बाद होता तो मैं इसको डिटर्मिनर बोल देता, लेकिन नाउन नहीं है तो मैं इसको बोलूंगा प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन इनमें से ही होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। तो कह रहा है ये जो कई सारे सेक्टर्स हैं इन्होंने एक्सपोर्ट किया। क्या एक्सपोर्ट किया? ज्यादा। कब? 2026 अप्रैल में। किसकी तुलना में? मोर के साथ देन आ गया। सेम मंथ मतलब अप्रैल में ही, सेम महीना तो अप्रैल हो गया और पिछले साल की तुलना में। ये जो चीज है ये संकेत देती है। सजेस्ट का मतलब है ये हिंट देती है, ये सजेस्ट करती है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि दिस के बाद में कोई नाउन नहीं है। अगर दिस के बाद नाउन होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता। ठीक है, तो ये कह रहा है ये दिखाता है रिजिलियंस मतलब टफनेस, मजबूती, है ना। ये एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है। ये क्या है? नाउन। ऑब्जेक्ट है इसका, सजेस्ट का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। किसमें? इन सप्लाई चेन्स में। और क्या दिखाता है कि और नई सप्लाई चेन्स जो है बनी है उसको भी दिखाता है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। इसमें इन्फ्लेटेड कह रखा है। इन्फ्लेटेड का मतलब है जो बढ़ गया है ना। ओवर प्राइज्ड है, ज्यादा है। रीजनेबली का मतलब होता है उचित, और आउटपेस्ड का मतलब होता है आगे निकल जाना। आउटपेस्ड का मतलब होता है आगे निकल जाना। देखना इसमें अनदर टेस्ट, एक और टेस्ट जो है, अनदर टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ। एक और जो टेस्ट है किसका? भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ की स्ट्रेंथ का। भारत की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, भारत की जो निर्यात वाली वृद्धि है ना, उसका जो स्ट्रेंथ है उसका एक और जांच इज टू, वो ये होगी टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि आप इनके प्रभावों को खत्म कर दो और उनके जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं उनको मिक्स में से निकाल दो। ठीक है, हियर टू, यहां पर भी इंडिया हैज परफॉर्म रिजनेबली वेल। भारत ने यहां पर भी ठीक ही काम किया है। इंडियाज नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, भारत का तेल को छोड़ दें अगर, बाकी का जो एक्सपोर्ट देखोगे वो 9% बढ़ा है अप्रैल 2026 में और $40 बिलियन पर पहुंच गया है। नोटेबली, ये उल्लेखनीय है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ, कि भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसने पीछे छोड़ दिया है किसको? अपने इंपोर्ट वाली ग्रोथ को एट 9.9% इस दर पे। ठीक है, देखिए एक और जो परख है, एक और जो जांच है, अनदर डिटर्मिनर है और टेस्ट जो है वो नाउन है। एक और जांच, एक और टेस्ट, एक और परीक्षा किसकी? भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ के स्ट्रेंथ की, कि भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या मजबूत है, क्या वो है, क्या वो है हटाना किसको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इफेक्ट को हटाना। कि आजकल देखो पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, यहां देखोगे तो यहां तो भारत पिछड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन इसको हटा दें आप और उनके बढ़े हुए प्राइसेस को हटा दें। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका नाउन है। बढ़े हुए प्राइसेस को किससे? मिक्स से। मिक्स का मतलब और चीजों की कीमतों के साथ जो आप देख रहे हो उस लिस्ट में से इनको हटा दें। ठीक है, तो ये एक और परीक्षा होगी। और कह रहा है यहां पर भी भारत ने क्या किया है? अच्छा परफॉर्म किया है। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। वेल का जो डिग्री बनती है वो वेल, बेटर, बेस्ट बनती है, और गुड की भी जो डिग्री बनती है वो गुड, बेटर, बेस्ट बनती है। ठीक है भाई, तो इसने भारत ने यहां पर भी अच्छा किया है। भारत का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स है ये एक्सपोर्ट बढ़ा कितना? इतना। कब? अप्रैल 2026 में। कहां पहुंच गया? इतना पहुंच गया। नोटेबली एडवर्ब है, इसका मतलब उल्लेखनीय है। ये बात सिग्निफिकेंट है कि भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है इसने भी, ये एडवर्ब, ये मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब, इसने पीछे छोड़ दिया किसको? अपनी इंपोर्ट्स वाली ग्रोथ को, है ना। 9.9% पर इसको पीछे छोड़ दिया। भारत के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसने अपने इंपोर्ट ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो मैच द कॉलम्स, रिजिलियंस क्या होता है? टफनेस को बोलते हैं। यहां पे कौन सा वर्ड आ सकता है? स्ट्रेंथ टू रिकवर। इन्फ्लेटेड का बढ़ा हुआ होता है तो इंक्रीज्ड, रिमूव का हटाना होता है तो एक्सक्लूड, आउटपेस्ट का पीछे छोड़ना होता है सरपास, और नोटेबली का स्पेशली, उल्लेखनीय रूप से, पर्टिकुलर तरीके से। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, आपको हालांकि समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। पहला जो है, पहले का आंसर आएगा रिजिलियंस का स्ट्रेंथ टू रिकवर। दूसरा है इन्फ्लेटेड, उसका आंसर आएगा डी। तीसरा रिमूव का आंसर आएगा ए। फोर्थ का आंसर आएगा बी और फिफ्थ का आंसर आएगा ई। ये आंसर है। ठीक, आगे कल बात करेंगे सेशन नंबर 106 में। एक नया सेशन होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।